नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा का बजट 2 लाख करोड़ से अधिक का होगा। गुरुग्राम में हुई प्री बजट बैठक, सीएम सैनी पहली बार पेश करेंगे बजट। डल्लेवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम सुनवाई। डल्लेवाल का 38 दिन से आमरण अनशन जारी। पंजाब सरकार को कोर्ट ने लगाई फटकार। शंभू से फिर दिल्ली कूच की तैयारी। सरवण पंदेर की अपील, ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर पहुंचे किसान। 4 जनवरी को किसानों की महापंचायत। और अब समाचार विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में प्री बजट कंसल्टेशन बैठक बुलाई गई और यह प्री बजट बैठक गुरुग्राम में हुई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वर्ष 2025-26 के बजट को लेकर उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। इस दौरान उद्योग और वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, सोना के विधायक तेजपाल तंवर और गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा भी बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मार्च में प्रस्तावित बजट से पहले प्री बजट बैठक पर चर्चा शुरू की और पहले फेज में सीएम सैनी ने प्रदेश के उद्यमियों से की है और इस मीटिंग में उद्यमियों की मांगों पर सीएम ने चर्चा की। साथ ही प्रदेश में उद्योग के नए आवाम बुनने पर जोर दिया। हरियाणा राज्य को जल्द ही एक बड़ी सौगात मिलने वाली है, यानी यहां 3 और नए हाईवे को बनाने की मंजूरी मिलने वाली है। इसने 3 राजमार्गों का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत किया जाएगा। ये हाईवे पानीपत से डबवाली, हिसार से रेवाड़ी और अंबाला से दिल्ली के बीच बनाए जाएंगे। वहीं केंद्र सरकार ने इन तीनों राष्ट्रीय राजमार्गों के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। अब जीटी रोड पर ट्रैफिक का लोड कम करने में मदद मिलेगी। अंबाला और दिल्ली के बीच यमुना किनारे एक नया राजमार्ग बनने से चंडीगढ़ और दिल्ली के बीच की दूरी से 2 से ढाई घंटे कम हो जाएगी और इससे यमुना किनारे हाईवे बनने से जीटी रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा। नए राजमार्ग का उपयोग दिल्ली और हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के बीच आने जाने के लिए किया जाएगा। केंद्र सरकार की मंजूरी मिलने के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी अब विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रहेगी। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का 38 दिन से आमरण अनशन जारी है। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 38 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में फिर सुनवाई हुई। इसमें कोर्ट ने फिर पंजाब सरकार पर सख्त रुख दिखाया। कोर्ट ने कहा कि जानबूझकर हालात बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। हमने कभी अनशन तोड़ने को नहीं कहा। कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि आपका रवैया ही सुलह करने का नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कुछ तथाकथित किसान नेता गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी कर रहे हैं। कोर्ट ने सोमवार 13 जनवरी को सुनवाई तय करते हुए कहा कि हमें डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराने के आदेश की कंप्लायंस रिपोर्ट चाहिए। और वहीं सोमवार को इस अवमानना याचिका के साथ हरियाणा सरकार की शंभू खोलने के खिलाफ दायर पिटीशन पर भी सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान पंजाब के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। पंजाब के किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले साल फरवरी से शंभू बॉर्डर पर मोर्चा लगाकर बैठे हैं। किसान 3 बार पहले भी दिल्ली कूच की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया था। शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने फिर दिल्ली कूच की तैयारी कर ली है। किसान नेता सरवण सिंह पंदेर ने अपील की है कि किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियां लेकर बड़ी संख्या में शंभू बॉर्डर पर पहुंचना शुरू करें। जल्द ही दिल्ली कूच के लिए तारीख का ऐलान किया जाएगा। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी का निमंत्रण ठुकरा दिया है। पंदेर ने बताया कि 6 जनवरी को श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का प्रकाश पर्व शंभू बॉर्डर पर मनाया जाएगा और बॉर्डर के नजदीक पड़ते गांवों के लोगों के साथ साथ किसानों को भी ज्यादा से ज्यादा गिनती में इस धार्मिक समागम में शिरकत करने की अपील की गई है। पंदेर ने बताया कि बैठक में दोनों मोर्चों के फैसले के मुताबिक सरकार से विधानसभा सत्र में मंडियों के निजीकरण की केंद्र की नीति को रद्द करने संबंधी प्रस्ताव लाने की मांग की गई है। सरकार किसानों की 12 मांगों के समर्थन में भी प्रस्ताव पास करे। उन्होंने कहा कि 4 जनवरी को खनौरी बॉर्डर पर किसान महापंचायत की तैयारी की जा रही है, जिसमें 2 लाख से अधिक किसानों के शामिल होने की उम्मीद है। इसमें डल्लेवाल किसानों के नाम अपना जरूरी संदेश देंगे।
हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद अब निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इस बीच हरियाणा कांग्रेस नेता और पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने अपनी ही पार्टी को नसीहत दी और विधानसभा चुनाव में हार के लिए वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदार ठहराया। मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस नेता कुलदीप शर्मा ने कहा कि हरियाणा में स्थानीय निकायों के नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव आ रहे हैं। पार्टी को स्थानीय निकाय चुनाव और नगर निगम चुनाव के महत्व को समझना चाहिए। अगर कांग्रेस इसके महत्व को नहीं समझती है तो समय बीत जाएगा और अगर भाजपा नगर निगमों में सत्ता में बनी रहती है तो वह बहुत कुछ प्रभावित कर सकती है। इसलिए कांग्रेस नेताओं को अपना अहंकार अलग रखना चाहिए और एक दूसरे से बात करनी चाहिए। बता दें कि पहले भी हरियाणा विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने पार्टी नेताओं पर सवाल उठाए थे। शर्मा ने कहा था कि कांग्रेस के संगठन नहीं होने की वजह से कांग्रेस को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। हरियाणा के यमुनानगर जिले में खेड़ी लखा सिंह गांव में हुए 13 हत्याकांड के बाद 5 पुलिसकर्मियों, 2 एसपी और 2 होमगार्ड जवानों को बर्खास्त कर दिया गया है। ये जिले में पुलिस विभाग में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। बता दें कि जिन पुलिसकर्मियों के कागजों में रवानगी थी वे बर्खास्त होने से बच गए हैं। खेड़ी लखा सिंह में 26 दिसंबर को बदमाशों ने भाजपा नेता नरेंद्र राणा के चचेरे भाई गोलनी निवासी वीरेंद्र राणा, शराब ठेकेदार उन्हेड़ी निवासी अर्जुन राणा और उत्तर प्रदेश के शामली के गाँव मकमूलपुर के निवासी पंकज मलिक की हत्या कर दी थी। और बता दें कि इस गोलीकांड की एक वीडियो भी वायरल हुई थी जिसमें नकाबपोश बदमाश जिम करके घर लौट रहे इन तीनों युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए नजर आए थे। काला राणा गैंग ने इस वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस चौकी के पास इतनी बड़ी वारदात होने पर सवाल उठे थे। कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा वीरेंद्र राणा के घर पर शोक जताने भी पहुंचे थे। मामला गंभीर होता देख पुलिस ने यह सख्त कदम उठाया है। सोनीपत में हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो की भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। ब्यूरो की रोहतक टीम ने आज सोनीपत जिले के खरखोदा में रोशन लाल को 57,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता के अनुसार रोशन लाल उसे बिजली निगम का जेई बताकर 62,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहा था। इस मामले में आरोपी के खिलाफ रोहतक एंटी करप्शन ब्यूरो पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज करते हुए उसकी गिरफ्तारी की गई है। हरियाणा सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है और आम जनता से जुड़े रिश्वत के मामलों में हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्रवाई कर रहा है। और आज इसी कड़ी में रोशन लाल नाम के एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया गया है जो कि खरखोदा में बिजली विभाग का जेई बनकर एक किसान से खेत में बिजली के पोल के नाम पर मुआवजा दिलाने के नाम पर रिश्वत की मांग कर रहा था। जैसे ही एसीबी को इसकी शिकायत मिली तो एसीबी के अधिकारियों ने रोशन लाल को घर दबोचने के लिए सफलता हासिल की। हरियाणा में ठंड ने रौद्र रूप धारण कर लिया है। साल के पहले दिन यहां हिमाचल से भी अधिक ठंड पड़ी और वहीं हरियाणा में साल की शुरुआत कड़ाके की ठंड और धुंध से हुई है। साल के पहले दिन सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। शीतलहर चलने के कारण ठंड में और भी बढ़ोतरी हुई है। कई क्षेत्रों में पिछले कई दिनों से धूप न निकलने से लोग काफी परेशान हैं। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने फिर से बारिश की संभावना जताई है। वहीं प्रदेश के कई शहरों में वायु प्रदूषण का स्तर भी खराब दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि हरियाणा में हिमाचल से भी अधिक ठंड पड़ रही है। सिरसा में बुधवार को 3.6 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा और वहीं रोहतक में सबसे अधिक तापमान 14.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रदेश के 8 जिलों में ठंड का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिनों के बाद बारिश की संभावना जताई गई है। 4 जनवरी को मौसम में बदलाव होगा और यहीं पर एक बार फिर प्रदेश में बारिश के कारण ठंड में और भी बढ़ोतरी होने के आसार हैं। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।